हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? पहले पार्टी कैसी है मेरी? बिल्कुल मस्त है। जाओ। तो बच्चों लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? गॉस लॉ। क्या पढ़ा? गॉस लॉ। ठीक है। तो अगर सबसे पहले मैं आपसे बोलूँ कि किसी भी गॉसियन सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना? is equal to inside charge divided by एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ या ना? हाँ बिल्कुल हाँ, यही है। बहुत बढ़िया, यही है, बिल्कुल यही है। तो ये क्या है? गॉस लॉ। ये क्या है? गॉस लॉ। अब हम क्या है? बड़े मतलबी इंसान। क्या है? बड़े मतलबी इंसान है। हम क्या करेंगे? गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे किसी भी सरफेस से नेट फ्लक्स निकालने में। ठीक है। तो हम सीधा सीधा इतना बड़ा गॉस लॉ ना लेके डायरेक्ट ये चलेंगे। कोई सरफेस बोलो निकलने वाला नेट फ्लक्स दिस, कोई भी सरफेस निकलने वाला नेट फ्लक्स दिस, इधर वाली सरफेस निकलने वाला नेट फ्लक्स ये, इस वाली सरफेस निकलने वाला नेट फ्लक्स ये, इस तरीके। ठीक है। मान लो आप खड़े हो, आपके अंदर मैंने चार्ज प्रोवाइड करवा दिया है ना, बिल्कुल सेंटर पर आपके मैंने चार्ज रख दिया। अब उस चार्ज को आपके अंदर से निकलने वाला नेट फ्लक्स बोलो क्यों इनसाइड बाय एप्सिलॉन। वाह सर वाह, हम ही मिले हैं आपको, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो अब बात करते हैं बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एक्चुअली में कहाँ कहाँ हम इसे अप्लाई कर सकते हैं? पहला, मान लो मैं कोई इन्फिनिट लेंथ का वायर लूं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। सर बात तो फ्लक्स की। देखो 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 इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। तो बच्चों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। आज से मतलब अभी से इसी टॉपिक से आपके बोर्ड का मेजर पोर्शन जो है या जहाँ पर मेजर क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, वो वाला पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, ये सीधा सीधा एज इट इज एग्जाम में डेरिवेशन आता है हर बार। मोस्टली इस तरीके की डेरिवेशन आते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में से हर बार आपके डेरिवेशन मिलेंगे आपको, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगर कोई वायर को इनफाइनाइट लेंथ का, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। इसी लेक्चर में हम, अब ये तो हुई एनसीईआरटी की बात, थोड़ा सा और आगे एडवांस में जाके हम सिलेंडर भी ले लेंगे। वायर के साथ साथ में क्या ले लेंगे? सिलेंडर भी ले लेंगे। ठीक है। तो वो थोड़ा कंपटीशन लेवल पे चले जाएंगे। एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है? वायर। सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है? एक लंबा वायर दिया हुआ है और बोला किसी एक पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। ठीक है बच्चों। तो देखा जाए तो एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया मैंने इस तरीके से, ये कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है। अब बच्चों मान लो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। अगर एक कोई पॉइंट होता तो मैं क्या बोलता? पॉइंट चार्ज। लेकिन ये तो पूरा एक बड़ा वायर है, तो मैं क्या करता हूँ इसकी लेंथ के अलोंग, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा? हाँ ये तो है। तो इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसे मैंने बोला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है? लेमडा निकलती है, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। ये तो सिंपल बात है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसने क्या बोला? इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है जिसके ऊपर लेमडा चार्ज डेंसिटी से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट p है, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है सर, निकालेंगे सर, कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे कैलकुलेट करें? अब ऐसे तो कैसे कैलकुलेट करें? तो मैंने क्या दिमाग लगाया यहाँ पर, एक काम करता हूँ मैं कि इस P पॉइंट को मिला के, इस पूरे P पॉइंट को मिला के एक सिलेंडर बनाता है। ये मान लो बच्चों सिमिलर
इस P पॉइंट को मिला के एक सिलेंडर मैंने यहाँ पे एज्यूम किया, एक मैंने क्या किया, सिलेंड्रिकल शेप बना दी। तो बच्चों ये जो इमेजिनरी, पहली बात तो ये जो सिलेंडर बनाया है ये मैंने इमेजिनरी बनाया है। क्या बनाया है? इमेजिनरी। मतलब मैंने खुद ने इमेज किया है कि इस लेंथ के चारों तरफ भी क्या होगा, एक बड़ा सा सिलेंडर रखा हुआ होगा। बोले कर सकता है, कर सकते हो सर, आपको कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब बच्चों सुनो, इस वायर के चारों तरफ क्या इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है? इस वायर के चारों तरफ क्या इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा? इसी तरीके से आगे भी निकलेगा, इसी तरीके से पीछे भी निकलेगा। बोल हाँ या ना? बिल्कुल हाँ सर, ऐसे होगा, ठीक है। अब मुझे मान लो इस सिलेंडर की लेंथ मैंने जो एज्यूम किया, उस सिलेंडर की लेंथ कितनी है? स्मॉल एल लेंथ है। कितनी लेंथ है बेटा इसकी? स्मॉल एल लेंथ है। बोल हाँ या ना? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? अब मैंने आपको इतनी सी बात कहा, क्या कि पासिंग फ्लक्स ड्यू टू दिस सिलेंडर, सुनना बात, पासिंग सर क्या बात कही, पासिंग फ्लक्स ड्यू टू दिस सिलेंडर कितना होगा भाई? कितना होगा गाउस लॉ से? बोलो भाई, गाउस लॉ से इसका पासिंग फ्लक्स कितना होगा टोटल? Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। भाई गाउस लॉ लगा दिया कि जितना चार्ज इस पर अंदर अवेलेबल है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बाकी सब तो ठीक है सर, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये Q इनसाइड कहां से लाऊं? ये Q इनसाइड कहां से लाऊं? चलो इसको भी छेड़ेंगे। फिलहाल मुझे बताओ, इस सिलेंडर से फ्लक्स कहां से निकल रहा है? कहां से इससे फ्लक्स निकल रहा है? सुनो, एक तो इस सरफेस, एक तो इस सरफेस से यानी बॉटम से, एक टॉप से भी फ्लक्स निकलेगा या नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। मान लो इसे बोल दिया 1, इससे निकल दिया 2, तो 2 सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना? 5, इधर से निकलने वाला फ्लक्स 5 है, ठीक है सर। ये वाली काम इधर से भी तो निकलेगी। मान ले यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स 5 थी, यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स 5 थी, तो टोटल पासिंग फ्लक्स 5 ने इज इक्वल टू 5(1) प्लस 5(2) प्लस 5(3). बोल हाँ है ना? टोटल निकलने वाला फ्लक्स क्या? इधर से निकलेगा फ्लक्स प्लस इधर से निकलेगा फ्लक्स प्लस सरफेस से निकलेगा फ्लक्स। देख देख देख, ये सिलेंडर, टॉप से निकलने वाला फ्लक्स प्लस बॉटम से निकलने वाला फ्लक्स प्लस इस पूरी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स। बोल हाँ या ना? बिल्कुल सही है ना। और ये टोटल नेट फ्लक्स किसके इक्वल है? Q इनसाइड डिवाइडेड बाय, ऐसा लिख दो, छोटा लिख देना इसका, स्मॉल q लिख दो, स्मॉल q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये गॉस लॉ से आया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहां से आया? गॉस लॉ से। 5(1) प्लस 5(2) प्लस 5(3) कहां से आया? सिलेंडर से। अब 5(1) की वैल्यू निकालो, 5(2) की वैल्यू निकालो, 5(3) की वैल्यू निकालो, करते हैं। आओ सुनना भाई, टॉप पे जाओ, टॉप पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। बोल हाँ या ना? अच्छा ठीक है। इस टॉप पर एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया डायरेक्शन, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस टॉप पर एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर की तरफ। देख ये सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। बोल हाँ या ना? यानी कि एरिया कहाँ होगा? ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। मान लीजिए डीए वेक्टर से करते हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। सेम काम यहाँ है। अब एरिया वेक्टर कहाँ? सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ? इधर ही। ये ले भाई, वापस से दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स phi2 इज इक्वल टू कितना? सर लगा दो ना, EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था ना फ्लक्स का। फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जाके देख ले जाती हो, EDA cos थीटा, cos 90 रखेगा, कितना आएगा? यहाँ देख, इन दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 कितना हो गया? 0। cos 90 कितना? 0। तो ये तो 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म क्या होगी? 0। तो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स 0, यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स भी 0।
phi1 इज इक्वल टू phi2 इज इक्वल टू EDA cos 90। बोला है ना, दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, सो इज इक्वल टू 0, ये भी 0 ये भी 0, बचा क्या phi3। अब सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर देख, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर इधर, इसका एरिया वेक्टर किधर इधर, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम होगा, तो phi3 इज इक्वल टू EDA, phi3 इज इक्वल टू EDA cos 0, cos 0 क्या होता है 1, cos 0 क्या 1, तो E इंटू DA, cos 0 इज इक्वल टू 1 तो EDA लिख दिया, ये देख cos 0 इज इक्वल टू 1 तो EDA डायरेक्ट EDA लिख दिया, ठीक है। अब इस पूरी सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट है, इस पूरी सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट है। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, देख ले, तो इसमें पूरे सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा कांस्टेंट होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट होता है उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि इसको बाहर निकलेगा तो फाइनल आंसर ऐसा हो जाएगा। तो कुल मिला के ये भी 0 ये भी 0, और इसकी वैल्यू कितनी है E इंटू डी, तो फाई नेट निकलने वाला फ्लक्स इसके इक्वल है phi3 के, क्यों 0 प्लस 0 प्लस phi3, ऐसा लिख दूं, ले मेरे लाल ले 0 प्लस 0 प्लस phi3, ठीक है। phi3 की वैल्यू रख दो 0 प्लस E D A बोलना है, यानी कि फाइनली आंसर कितना है E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एरिया। अब इसका पूरा एरिया क्या ले रहे हो सरफेस एरिया, कौन सा ले रहे हो सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा बेटा, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, अगर L लेंथ है R इसकी रेडियस है, ये R क्या होगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो जो R इस सिलेंडर की क्या होगी रेडियस, जिस डिस्टेंस ये मेरा बिल्कुल तो गायब हो गया, जिस डिस्टेंस पर मुझे पॉइंट P निकालना है, जिस डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उसी डिस्टेंस का मैं यहाँ पर सिलेंडर, उसी रेडियस का मैं यहाँ पर सिलेंडर मान लो मेरे को इस वायर से 10 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं जो सिलेंडर एज्यूम करूंगा वो भी कितना करूंगा 10 सेंटीमीटर रेडियस, यानी कि सिलेंडर की रेडियस भी क्या होगी, पहले तो इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई r है, सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना 2 पाई r है, ठीक है, रख दो। सो नेट प्लस फाई नेट इज इक्वल टू E इंटू DA की जगह रखो 2 पाई स्मॉल r l, ठीक है, क्लियर 2 पाई r है। अब ये इधर की तो आ गई अपने पास, अब Q इनसाइड की वैल्यू निकालना है, सुनो लेम्डा इज इक्वल टू क्या Q अपॉन लेम्डा इज इक्वल टू क्या Q अपॉन L कहाँ गया, Q लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो Q इज इक्वल टू क्या, Q की जगह क्या लिख सकता है तो लेम्डा इनटू L, क्योंकि तुझे यहाँ पर चार्ज नहीं दिया हुआ, तुझे यहाँ पर चार्ज डेंसिटी दी हुई है, तो जो आंसर आएगा वो भी किसकी फॉर्म में आएगा चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में आएगा, तो Q की जगह क्या लिख सकता है लेम्डा इनटू L पुट कर दो, तो फ्रॉम दिस फाइनाइट इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, फाइनाइट की जगह क्या पुट कर सकता है ये, फाइनाइट की जगह क्या पुट कर सकता है E इंटू 2 पाई r है, लो भैया E इंटू 2 पाई r है किया इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट कर ली ऐसा, Q इनसाइड की जगह क्या पुट करेगा लेम्डा इनटू L ने L को मार डाला, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लेम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहले से है, ये 2 पाई r ये भी नीचे आ जाएगा, तो लेम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। किसी भी वायर की वजह से जो कि जिसकी लेंथ कितनी इनफाइनाइट लेंथ है, उसकी वजह से r डिस्टेंस पर स्थित पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है लेम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई r ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
अब रही बात डायरेक्शन की, तो प्लस है तो अवे फ्रॉम द वायर, माइनस होता तो टुवर्ड्स टू दी वायर, खत्म। प्लस माइनस कर दो बचाएगी, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई। सर एक बात याद रखो, मुझे बात याद है सर, क्या यार ये चीज मैंने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले पोर्शन में तो करवाई है ना पूरे मौसम, वहां तो लेके कुछ अलग आंसर आ जाता, यहाँ कुछ अलग आ रहा है, वहाँ कुछ अलग कहानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। इसको कॉपी करो, उसको भी बताता हूँ। एक वहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ था, याद है, दो चीजें निकाली थी अपन, एक ई परपेंडिकुलर निकाली थी, एक ई पैरेलल निकाली थी, याद है। पैरेलल वाली तो 0 हो गई थी, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू दिस आई थी, याद है ना। अब इसमें देख ए की वैल्यू पुट कर, ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। ए एज इट इज रखा और लैम्डा एज इट इज रखा, 2 से 4 2 टाइम्स, फाइनली क्या बन गया, लैम्डा ऊपर नीचे बच गया 2 एप्सिलॉन नॉट पाई इनटू एक सेम चीज आ गई। आर वहां पे डिस्टेंस ए में मानी थी, यहाँ पे डिस्टेंस आर मान ली, बाकी सब कुछ सेम है, तो दोनों की वजह से आंसर सेम है। तो जो अगर आपको ना बोला जाए, अगर आपको डायरेक्ट बोला जाए कि गाउसियन से निकालो, तो फिर तो यही करना है। लेकिन बच्चों आपसे कहा दे थे 2 या 2.5 मार्क्स में कि इनफाइनाइट वायर वजह से निकालो, तो फिर आपको वाला फॉर्मूला कर सकते। तो बच्चों ये खत्म हुआ आपके बोर्ड का सिलसिला, तो बस इतना, बिल्कुल इतना ही। अब बस ये सीधा सीधा डेरिवेशन आपको पेपर में मिल जाएगा, कई बार पेपर में डायरेक्ट मिल जाएगा, कई बार इसका न्यूमेरिकल मिल जाएगा, तो घबराने वाली कोई बात मेरे बच्चों को है नहीं। घबराए वो जिसको कुछ आता हो, अपने को तो कुछ भी, अपने को सब कुछ आता है, ठीक है। तो बात हुई यहाँ तक। अब बात करते हैं थोड़ा सा सिलेंडर। सर ऐसा क्यों सर, वायर पढ़ते पढ़ते सिलेंडर पे क्यों चले गए? देखो इस वायर वाले केस में तूने गाउसियन सरफेस कैसी मानी, सिलेंडर को मानी, तो चलना है सिलेंडर को भी डील कर लेते हैं, साथ में सिलेंडर को भी डील करते हैं। अच्छा इसका फायदा आपको कंपटीशन में होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने आपको सिलेंडर की वजह से कुछ भी छेड़खानी करने को नहीं बोला। आई बात समझ में? बिल्कुल आ गई। कॉपी करो और उसके बाद अपन चलते हैं सिलेंडर पर। ओके बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस्तेमाल किसका किया हमने, गॉस का, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये तो था हमारा एनसीईआरटी तक का, मतलब बोर्ड तक का। अब हम थोड़ा सा कंपटीशन लेवल पे जाते हैं और हम क्या करेंगे, अब वायर की जगह सिलेंडर ले लेते हैं। तो पहली बात तो सिलेंडर कितने तरीके से पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी सिलेंडर के साथ साथ क्या हो सकती है, सुनना। या तो सिलेंडर, सुन रहे बात को, या तो सिलेंडर क्या हो, होलो हो, या फिर सिलेंडर सॉलिड हो सकता है, बोलना है हो सकता है, या फिर सिलेंडर होलो हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। दो केस तो ये, एक केस ये भी हो सकता है बच्चों कि कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग। आई बात समझ में? सिलेंडर सॉलिड और होलो के साथ साथ क्या भी हो सकता है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। यानी कि कितने पॉसिबिलिटीज है, 4। सिलेंडर के साथ में कितने पॉसिबिलिटीज है, 4। कैसे कैसे, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर या होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर या फिर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। कितने केसेस पॉसिबल है। पहला सिलेंडर तो हो सकता है होलो हो और साथ में कितना हो, कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर। कहानी समझना पहले। दूसरा बोलो होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। तीसरा बोल सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। और चौथा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। अब मुझे इन सभी क्या क्या केस पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या होगा वो देखते हैं। सुनो, होलो सिलेंडर हो तो उसमें कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग। होलो सिलेंडर को मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। कोई भी होलो सिलेंडर है तो मैंने उसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, अब वो कंडक्टिंग है या चाहे नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग बोल दो, नॉन मेटलिंग बोल दो, इंसुलेटिंग बोल दो, तीनों वर्ड का मीनिंग क्या है, नॉन कंडक्टिंग। नॉन
कंडक्टिंग की जगह क्या वर्ड भी यूज किया जा सकता है? नॉन कंडक्टिंग की जगह कौन सा वर्ड भी यूज कर सकते हो? नॉन मेटेलिक, इंसुलेटिंग, इस तरीके के वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हो। तो नॉन कंडक्टिंग लो या कंडक्टिंग लो, होलो सिलेंडर है तो उसके लिए जो चार्ज होगा वो कहाँ होगा? सरफेस पे होगा। अगर सिलेंडर होलो है तो चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस पे जाएगा। कितना ही कोशिश कर लो आप, फिर चाहे आप कंडक्टिंग लो या नॉन कंडक्टिंग लो, तो होलो के केस में चार्ज हमेशा कहाँ जाएगा? सरफेस पे जाएगा। होलो के केस में चार्ज हमेशा कहाँ जाएगा? सरफेस पर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? सरफेस पे चला जाएगा। अच्छा सर, ठीक। होलो का तो ऑब्वियसली पता चल गया, नो डाउट, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी होलो सिलेंडर है तो चार्ज कहाँ अवेलेबल होगा? फटाफट बोल। सरफेस पर, सिलेंडर की सरफेस पर अवेलेबल होगा। सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर में क्या है? तो सॉलिड कंडक्टिंग तो है, पर होलो की जगह अब क्या है? सॉलिड सिलेंडर। जैसे ये मार्कर पेन, अब मार्कर पेन फिलहाल क्या है मेरा? सॉलिड सिलेंडर है। कैसे सर? इस मार्कर इंक में आपने इसकी रिफिल भी है, मार्कर पेन में क्या है? रिफिल भी है, तो ये पूरा क्या है? सॉलिड बन चुका है। अब क्या बन चुका है? ये कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर बन चुका है। अब अगर ये सॉलिड सिलेंडर बन चुका है तो जैसे ही मैं इसके अंदर चार्ज डालूंगा, इसका चार्ज की टेंडेंसी क्या होगी? सरफेस की तरफ भागने की। इसके चार्ज की टेंडेंसी क्या होगी? सरफेस की तरफ भागने की। यानी तीनों कैसे हैं? होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, तीनों केसेस में सिलेंडर पर चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पर। इसके लिए कुछ अलग बातें होगी, वो बात अपन इसको अलग केस में पढ़ेंगे। तो सिलेंडर के लिए हम दो केस पढ़ेंगे। केस नंबर 1 इन तीनों का कंबाइंड होगा और केस नंबर 2 इस अकेले का अलग होगा। इसकी जाति अलग है, ये अलग है, ये अलग आदमी है। तो केस नंबर 1 पे आते हैं। अब बच्चों बात करते थोड़ी सी सिलेंडर के बारे, किसके बारे में? सिलेंडर के बारे में कि क्या क्या केसेस पॉसिबल है। वेरी गुड, मेरा मार्कर गिर गया, इसका मतलब आपका लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है और आपको सारी चीज समझने वाली है। सर हमको वैसे फिजिक्स में कम आती है, ठीक है। तो बात करते हैं होलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हेडिंग डालेंगे, कॉपी पेन उठाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग। तीन केसेस लेने हैं, होलो कंडक्टिंग ले लो, होलो नॉन कंडक्टिंग ले लो एंड सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। क्या क्या केसेस पढ़ने हैं हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। इस तरीके से तीन केसेस हमें पढ़ने, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं सिलेंडर की, क्या क्या हो सकता है हमारे साथ में। ओके बच्चों, अब हमें क्या पढ़ना है? किसी भी सिलेंडर की वजह से और इलेक्ट्रिक। मुझे एक बात और समझाने की थी कि कभी वायर लेते हैं, हमने जो वायर कैलकुलेट किया वो वायर भी क्या है? एक तरीके से सिलेंड्रिकल शेप। वायर की शेप भी कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप। तो कहीं पर आपको सिलेंडर की जगह इस तरीके से होलो वायर, सॉलिड कंडक्टिंग वायर इस तरीके से आ जाए तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। वहां पर भी आपको क्या लेना है? सिलेंडर वाले केसेस ही लेने हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब ये इस तरीके से आपको एक इनफिनाइट लेंथ का सिलेंडर दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया आपको? इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर दे दिया। अब अगर इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर दे दिया आपको, मैंने बोला कि इसके किसी भी पॉइंट पर आपको क्या निकालना है? इसकी वजह से आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो बच्चों हम इसमें क्या करते हैं? दो तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। पहला केस तो हम लेते हैं इनसाइड द सिलेंडर। पहला केस क्या लेते हैं? इनसाइड द सिलेंडर। केस नंबर 1 इनसाइड द सिलेंडर। छोटा छोटा लिख रहा हूं ताकि राइटिंग अच्छी है। सर आपकी राइटिंग वैसे ही अच्छी है, थैंक यू बच्चों। आज तो इनसाइड द सिलेंडर बच्चों, मान ये सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है? कैपिटल आर, वो गिवन है हमें। तो सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है? कैपिटल आर रेडियस। मैंने कहा ठीक है। अब इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे सभी पर। इन सभी केसेस में चार्ज कहाँ आएगा? आपको अच्छे से पता है कि कहाँ आता सब में चार्ज
तीनों केसेस में, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर लो, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लो, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर लो, तीनों केसेस में चार्ज कहाँ भागेगा? सरफेस की तरफ भागेगा, यानी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सरफेस पर अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी आती है ना, एरियल चार्ज डेंसिटी, सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी आपने बोला था, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए बोला था, याद है? हाँ सर, आगे 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 बिल्कुल आगे, बहुत बढ़िया। तो ये सही था। अब बात करते हैं थोड़ी सी, अब बच्चों इसके करने से दो जगह हमसे वो क्या करवा सकता है, दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। पहले अंदर निकाल देते हैं, फिर बाहर निकाल, अंदर की बात करते हैं, लक्ष्य कोई अंदर की बात, ठीक है? तो मान लो अंदर कोई पॉइंट P है प्यारा सा, और वो इस एक्सिस से कहाँ है, स्मॉल r डिस्टेंस। अंदर एक छोटा सा प्यारा सा पॉइंट P है और वो एक्सिस से कहाँ है, स्मॉल r डिस्टेंस पे है, ठीक है? एक्सिस होगी सिलेंडर की, ये ब्लू वाली लाइन क्या है, लिख देता हूँ, एक्सिस होगी, ये क्या होगी, एक्सिस होगी। तो एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट प्यारा सा पॉइंट P रखा हुआ है। अब बच्चों इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्या करो, गाउसियन सर्किट बनाओ सर, और क्या करेंगे, चलो गाउसियन सर्किट, कुपच 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 कुपच, बिल्कुल सिमेट्रिक वे में एक गाउसियन सर्किट बनाओ, बिल्कुल सिमेट्रिक वे में एक गाउसियन सर्किट बना दो। इस गाउसियन सर्किट की रेडियस कितनी है, वही जितनी दूरी पर आपका पॉइंट P है, यानी गाउसियन सर्फेस की रेडियस भी कितनी है, स्मॉल r। तो इसके लिए गाउसियन सर्फेस क्या बनी, गाउसियन सर्फेस क्या बनी भाई, इसके लिए सिलेंडर के लिए गाउसियन सर्फेस क्या बनी, सिलेंडर, सिलेंडर के लिए गाउसियन सर्फेस क्या बनी, सिलेंडर बन गई। तो इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, फाई नेट इज इक्वल टू क्यू बाई क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और अभी अभी सारा काम खत्म करके देखते हैं, इससे निकलने मतलब दो फ्लक्स तीन जगह से निकलता है, फाई 1, फाई 2 और फाई 3, फाई 3, ये फाई 1 और ये फाई 2, फाई 1, फाई 2, फाई 3, तीन अलग अलग केसेस से अलग अलग जगह से नेट फ्लक्स निकल सकता है। कैलकुलेट करो, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू फाई 1, फाई 2, फाई 3। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यहाँ दोनों सब सेम डायरेक्शन। तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, दैट इज ऑल्सो जीरो, दैट इज भी जीरो, यानी कि नेट फ्लक्स कितना आएगा, फाई 3 के इक्वल आएगा। और फाई 3 के इक्वल आएगा तो आप इसे ऐसे लिखोगे, फास्ट रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी लेक्चर में बता चुका हूँ ये सारी चीजें, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आएगा, आप उसे बाहर ले लोगे, डीए लिखोगे, डीए क्या होगा, सिलेंडर का, इसको छोटे वाले सिलेंडर का एरिया, सरफेस एरिया, इसकी जगह छोटे वाले सिलेंडर की जगह क्या लिखोगे, अगर इसकी रेडियस स्मॉल आ रही है, और मान लो एक और बात मान लेते हैं, इस सिलेंडर एज्यूम किया ना, इसकी लेंथ स्मॉल है, अब ठीक है, इसकी लेंथ है स्मॉल है, अगर रेडियस आर है और लेंथ स्मॉल है तो एरिया क्या हो जाएगा, इस पर छोटे वाले सिलेंडर का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, खत्म। तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इनटू 2 पाई आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी, पहले मुझे एक बात, अंदर यहाँ पर Q है, अंदर यहाँ पे कोई Q है ही नहीं, यहाँ पर तो कोई आवेश, कोई चार्ज, कोई Q है ही नहीं, यहाँ पर तो क्या है, Q इज इक्वल टू 0 है, Q इज इक्वल टू 0 है। तो फाइनली 0 इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर है, और यानी कि Q इनसाइड कितना है, 0 है, यानी कि अंदर कोई भी Q अवेलेबल नहीं है, अंदर कोई भी Q अवेलेबल, कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। सिंपल सी बात, और आपको तो पहले ही पता था, कैसे, हाँ सर हमें पहले पता, जैसे कोई भी सिमेट्रिक सरफेस है और उसके चारों तरफ सरफेस पर सिमेट्रिक वे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। याद कर वो ट्रायंगल वाले रूल, यहाँ पे भी प्लस Q, यहाँ पे भी प्लस Q, यहाँ पे भी प्लस Q था,
अंदर देने बिना आंखें मीच के सेंटर पर चार्ज कितना बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बताई, 0। याद कर वो दिन जब स्क्वायर के चारों कोनों पर बराबर बराबर चार्ज रखता था, याद है? और मैं पूछा सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता 0। याद कर वो स्क्वायर जिस पर देने बराबर सिमेट्रिक वे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया और मैंने अंदर चार्ज पूछा Q = 2, कहीं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा सेंटर पर कितना था, 0। वही काम यहाँ होगा। सरफेस पर बिल्कुल क्या है, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर भी सेम चार्ज, यहाँ पर भी सेम चार्ज, यहाँ पर भी सेम चार्ज, सब पर सेम चार्ज, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0 कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला केस है। नेक्स्ट केस पढ़ेंगे, यानी अंदर तो कोई चार्ज होगा नहीं, अंदर तो कोई चार्ज नहीं। इन तीनों केसेस के लिए हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, इन तीनों केसेस के लिए अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई जगह नहीं है। अब बात करेंगे हम सिलेंडर के बाहर। अब कहाँ आएंगे, सिलेंडर के बाहर। तो केस 1 तो हो गया, केस 2 पढ़ेंगे, कॉपी करो यहाँ तक। ठीक है बच्चों, अब मान लो सेम चीज वापस से क्या करेंगे, अब कर रहे हैं हम बाहर, अब क्या कर रहे हैं आउटसाइड। सर आपके बढ़िया है यार, हमें तो टाइम लगेगा ना, जाली में आदमी। आपने तो क्या किया, डायरेक्ट घंटा यार काम कर दिया, हमें तो दोबारा बनाना पड़ेगा, बहुत जाली मसला है। फिर कोई नहीं, इस एक्सिस से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P रखा हुआ है, इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक। अभी जो पॉइंट P है ये कहाँ है, सिलेंडर के बाहर है, सिलेंडर के बाहर है, यानी कि आपको कहाँ निकालनी है, केस सेकंड करना है, केस सेकंड लेना है आउटसाइड टू द सिलेंडर, यानी सिलेंडर के बाहर, बाहर निकाल दो इसे देश से। अब सिलेंडर के बाहर निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस पॉइंट के वापस क्या करना है, एक गाउसियन सरफेस, इस पॉइंट के दोनों ओर क्या करूंगा मैं, पूरे एक तरीके से गाउसियन सरफेस एज्यूम करूंगा। तो आपको मुझे अच्छे से पता है कि सिलेंडर के लिए गाउसियन सरफेस भी क्या आएगी, सोचने की बात है, क्या आएगी भाई, सिलेंडर के लिए गाउसियन सरफेस क्या होगी, सिलेंडर क्या था, कैसे करना। ठीक है, मान लो ये इस तरीके से मैंने ड्रम टाइप सिलेंडर आएगा। ठीक है, इस तरीके से पहले बच्चों इनसाइड द सिलेंडर लिखा हुआ था ना, वहां पे ऐसा लिख लेना। अभी क्या है, आउटसाइड द सिलेंडर, यानी कि R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब क्या है, सिलेंडर की ओरिजिनल सिलेंडर की रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस, भाई बाहर है तो क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, सिलेंडर की रेडियस से ज्यादा होगी, अंदर था तो सिलेंडर की रेडियस से क्या थी, कम थी। वहां इनसाइड द सिलेंडर लिखा हुआ ना, वहां ब्रैकेट में ऐसा लिखना, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को P पॉइंट को P पॉइंट के चारों ओर क्या बना चाहिए, एक नई गाउसियन सरफेस बनाए। और आपको अच्छे से पता है सिलेंडर के लिए गाउसियन सरफेस क्या होगा, सिलेंडर। सेम केस होगा भैया, ये दो सरफेसेस आएगी, यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स तेरे को अच्छे से पता है क्या होगा, 0 होगा। दोनों सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। सरफेस कहाँ से निकलेगा फ्लक्स, सरफेस से निकलेगा। ठीक है, मान ली इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, इधर से भी कहीं सेम इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा। देख मेरे बोर्ड खत्म हो गया है ना, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा। अच्छा बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से निकल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है अंदर वाले सिलेंडर से, ना कि बाहर वाले सिलेंडर। बाहर वाले सिलेंडर में कहाँ चार्ज है भाई, ये तो आपने इमेजिन किया है। ये जो अंदर वाला सिलेंडर है, चार्ज तो कहाँ है, अंदर वाले सिलेंडर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, अंदर वाले सिलेंडर से। ठीक है, हो गया ये। अब देख भैया, इसका डीए भी किधर आएगा, इधर आएगा। इनके लिए डीए इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डीए इधर। मान ले यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स ∅1, बार बार बताने की जरूरत नहीं है यार, सेम केस हो जाएगा। ∅1 ये ∅2 और ये निकलने वाला फ्लक्स ∅3। ठीक है, तो निकलने वाला पासिंग नेट फ्लक्स, देखो सर क्या लिखना, पासिंग नेट फ्लक्स कितना होगा भैया, ∅ नेट इज इक्वल टू ∅1 प्लस ∅2 इज इक्वल टू ∅3। नेट फ्लक्स किसके इक्वल होगा, इनसाइड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर कितना चार्ज है टोटल, अंदर चार्ज तो पता ही नहीं,
लेकिन मैंने आपको सिग्मा दिया हुआ है और आपको सिलेंडर का एरिया। बच्चों मान लो इसकी भी लेंथ कितनी एज्यूम करते हैं, इस सिलेंडर की रेडियस क्या होगी, कुछ ज्यादा कचरा नहीं हो गया, बट आपको समझ में आ गया इस सिलेंडर की रेडियस। बट ये जो गाउसियन सिलेंडर बनाया है, इस गाउसियन सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी, स्मॉल आर। क्यों, स्मॉल आर डिस्टेंस पे तो निकालना है, तो वही स्मॉल आर इसकी होगी। और इसकी लेंथ कितनी होगी, इस सिलेंडर की लेंथ माना स्मॉल है, ये जो गाउसियन सिलेंडर एज्यूम किया है आपने, इसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल है। आपको अच्छे से बार बार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ phi1 = 0, phi2 = भी 0, तो phi net = phi3, phi net = phi3, phi3 = E into dA, इंटीग्रेशन कर दो, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, बार बार सेम चीज है dA। ये dA क्या है, इस पूरे ये जो गॉसियन सिलेंडर है, इस पूरे गॉसियन सिलेंडर का सरफेस एरिया, और गॉसियन सिलेंडर का सरफेस एरिया दिया जाएगा E into 2πRL, E into 2πRL। और ये पूरा नेट फ्लक्स ये किसके इक्वल है, टू इनसाइड अपॉन इनसाइड, तो E into 2πR small l is equal to q inside अपॉन एप्सिलॉन। आपके पास ये भी पता है, ये सारी चीज पता है, लेकिन ये आपको पता नहीं, तो q inside is equal to सिग्मा अपॉन है, तो ये सिग्मा इंटू है, यहाँ निकालो सिग्मा इज इक्वल टू q बाई a, तो q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू a इज इक्वल टू सिग्मा इंटू a, ठीक है, ओके। सिग्मा इंटू a अपॉन एप्सिलॉन, क्यू की जगह क्या रख दिया, एप्सिलॉन, सॉरी क्यू की जगह क्या रख दिया, सिग्मा इंटू a। अब एरिया वापस इसका भी, इस वाले का एरिया क्या होगा, ये इंटू ये आपके गॉसियन सरफेस का एरिया 2πRL इज इक्वल टू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह सिग्मा एरिया। अब अंदर वाले सिलेंडर का एरिया, बाहर वाले का तो काम खत्म, अंदर वाले सिलेंडर का एरिया, लेंथ कितनी होगी, लेंथ दोनों के लिए सेम लेनी है, लेंथ गॉसियन सिलेंडर के लिए और अंदर वाले सिलेंडर के लिए, दोनों के लिए लेंथ क्या लेनी है, सेम लेनी है, ठीक है। तो 2π रेडियस कितनी है इसकी, कैपिटल आर, वेरी गुड। लेंथ कितनी है अंदर वाले सिलेंडर की, स्मॉल एल। ये वाला एरिया कौन सा था, अंदर वाले सिलेंडर का, ये वाला एरिया कौन सा था, गॉसियन सिलेंडर का, यहाँ डिफरेंस हो गया, एल से एल काट, बाकी और कुछ कट पे 2π से 2π काट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया, आर बच गया, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो इस सिलेंडर की वजह से बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में ग्राफ बना लो, कैसा है, ऐसा है, क्यों, क्योंकि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। एक पॉइंट चार्ज की वजह से तो क्या होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। कॉपी करो, यही खत्म है। नेक्स्ट केस के लेते हैं हम, अब नेक्स्ट केस लेंगे हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के। नॉन कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कोड पैटर्न है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है कि सॉलिड एक तो ऊपर से फिर नॉन कंडक्टिंग, तो सॉलिड ऊपर से नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, तो सॉलिड ऊपर से नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। यहाँ क्या होगा बच्चों कि जो भी चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूटेड करोगे, तो पूरा जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसके अंदर अकॉर्डिंग होगा, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड along the volume, along the volume। अभी तक आप क्या कर रहे थे, सरफेस पर चार्ज आएगा, आप चाहे सॉलिड कंडक्टिंग लो, चाहे सॉलिड क्या होलो वाले सिलेंडर लो, सभी में क्या हो रहा था, चार्ज कहाँ भाग रहा था, सरफेस की तरफ भाग रहा था। क्या अंदर कोई चार्ज था, बिल्कुल नहीं, अंदर कोई भी चार्ज नहीं था।
लेकिन इस केस में क्या होगा कि चार्ज अंदर भी होगा, हर एक पॉइंट पर चार्ज यहाँ पर अवेलेबल होगा। जरा देखो, देख रहे हो तुम, बिल्कुल देख रहे हो, यहाँ भी होगा, इसके टॉप पर भी होगा, इसके बॉटम पर भी होगा, हर एक जगह पे यहाँ पे चार्ज अवेलेबल होगा। सिमेट्री वे में हर एक जगह पे चार्ज क्या होगा, अवेलेबल होगा। यानी कि जो आप सिग्मा ले रहे थे वो सिग्मा ना होके यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब तक आप क्या ले रहे थे, सिग्मा लेमडा, अब क्या लोगे, रो इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। यानी कि चार्ज पूरा किसके अकॉर्डिंग है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। चार्ज पूरा क्या होगा, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो वापस से सेम केस, यानी अब पहले केसेस में क्या था, अंदर कोई भी चार्ज नहीं था। अब अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। बट अब यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, पूरे अंदर सिलेंडर के अंदर भी चार्ज है। मैं मानता हूँ पहले, सपोज मान लो इस एक्सिस, ये मान लो एक्सिस होगी सिलेंडर, ठीक है, बिल्कुल सेंटर से निकलती हुई, और इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, ठीक है, इनफाइनाइट लंबा है, अनंत तक ऊपर जा रहा है, इनफाइनाइट तक नीचे जा रहा है, अनंत लंबाई चाह रहे हैं, इनफाइनाइट लेंथ तक आ रहा है, ठीक है। मान लो इस कहीं पर एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर वापस पॉइंट पी, वापस पॉइंट पी है स्मॉल आर डिस्टेंस, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहला केस लिया मैंने, इनसाइड दी सिलेंडर, यानी सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कहाँ कैलकुलेट करना है, सिलेंडर के अंदर। अब सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, तो वापस आपको अच्छे से पता है कि मुझे क्या एज्यूम करनी, गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है। गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है तो सिलेंडर के लिए गॉसियन सरफेस क्या होगी, सर सिलेंडर ही होगी। बस सारी कहानी वापस से रिपीट कर लो, सिलेंडर के लिए गॉसियन सरफेस क्या होगी, सेम होगी। मान लो सिलेंडर हुई और इसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ है, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर पे। अब वापस आपको पता है कि फ्लक्स कहाँ से निकलेगा, इधर से भी निकलेगा और इधर से भी निकलेगा। यहाँ से निकलने वाले फ्लक्स को ∅1 बोला, यहाँ से निकलने वाले फ्लक्स को ∅2 बोला, सेम कहानी है बच्चों का, है ना। यहाँ से निकलने वाले फ्लक्स को ∅3 बोला है ना, सारा केस वही। तो पासिंग नेट फ्लक्स बोलो, बार बार बोलने की जरूरत है क्या यार, बार बार वो लिखने की जरूरत है कि गॉसियन सरफेस सिलेंडर सरफेस है, ठीक है। पासिंग नेट फ्लक्स बोलो, फाई नेट इज इक्वल टू ∅1 प्लस ∅2 प्लस ∅3, बोल हो गया आंसर, इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय सारी वही, ठीक है। ∅1 भी 0, ∅2 भी 0, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और तेरा एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और तेरा एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है। तो ये ∅1 और ∅2 0। तो नेट फ्लक्स किसकी वजह से होगा, सरफेस वाले फ्लक्स की वजह से होगा, सरफेस वाले का। अब देखना अपॉन ∅3 की जगह क्या लिखता था तू, E इंटू डी इंटीग्रेशन, और तुझे अच्छे से पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आके डीए बन जाएगा। ये डी क्या है, इस सिलेंडर का, अंदर वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया, अंदर जो गॉसियन सिलेंडर एज्यूम किया है ना आपने, इस गॉसियन सिलेंडर का सरफेस एरिया डीए से दिया जाएगा। तो अंदर वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना, 2π, रेडियस बोलो स्मॉल आर, लेंथ बोलो स्मॉल आर, खत्म। ये सारी चीजें। अब बच्चे यहाँ थोड़ा बच्चे, पहले तो सारे केसेस में क्या था, Q इनसाइड इज इक्वल टू 0। पहले के सारे केसेस में क्या था, Q यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी बच्चों, पहले के सारे केसेस में क्या था, Q इनसाइड कितना हो गया था, 0 हो गया था, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, डायरेक्टली 0 हो गया। बट यहाँ पे अंदर तो, अंदर जो चार्ज है वो 0 है क्या, बिल्कुल नहीं, अंदर जो चार्ज है वो 0 नहीं है, इसके अंदर जो चार्ज है वो 0 नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज तो है, और वो जो चार्ज है वो कैसे किया है मैंने, रो इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इज इक्वल टू रो इंटू एप्सिलॉन। रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो क्या है,
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब बात करते हैं Q इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एल। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये 10th में आप पढ़ चुके हो, मैं नहीं बता। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर इनटू। तो चार्ज की जगह क्या रखोगे आप? पहले चार्ज की जगह क्या रख रहे थे? 0। पहले वाले केसेस में Q इनसाइड क्या रखा था? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गया? 0। बट अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्या है? 0 नहीं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो 0 नहीं है, उसकी वैल्यू है। और उसकी वैल्यू किसके इक्वल है? वॉल्यूम इनटू ऑफ सिलेंडर इनटू एप्सिलॉन। सो पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल, यहाँ पे कुछ सॉरी गलती हुई फ्लो में, ये वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम इनटू रो, एप्सिलॉन नॉट लिख दिया मैंने फ्लक्स के चक्कर में, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो चार्ज की जगह क्या लिखोगे? चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो चार्ज इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम किससे गिवन है? पाई आर स्क्वायर एल। और चार्ज डेंसिटी क्या है? रो। तो पाई आर स्क्वायर एल इनटू रो अपॉन एप्सिलॉन। अब ये जो मेन चार्ज है उसकी वैल्यू की रो पाई आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पाई स्मॉल आर एल, ठीक है। पाई से पाई कट। अब बच्चों ये जो अंदर आर आया है, ये आर कैसा है? स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि आप गॉसियन सरफेस ये ले रहे हो, आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कैलकुलेट करना है? इस छोटे वाले सिलेंडर के लिए। कहाँ कैलकुलेट करना है? इस छोटे वाले सिलेंडर के लिए। तो रेडियस भी किसकी लोगे? इस छोटे वाले सिलेंडर, तो स्मॉल आर, ठीक है। आर से इस आर से एक आर कट, एल से एल कट। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? आर, यहाँ पे बच गया आर इंटू एल इंटू सिग्मा, और यहाँ से कुछ नहीं बचा अपॉन एप्सिलॉन। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इतना होगा। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। यहाँ से देखो जादू आया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। आई बात समझ में? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कुछ कैलकुलेशन में गलती हुई क्या बच्चों? कुछ तो गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हुई है? अरे सर, एल से तो कट, एल से हटाओ, ये 2 नीचे आएगा, 2 पाई, सही है, ठीक है। ये इसको कट करना चाहिए था, उसको कट नहीं किया, और इसको लिखना चाहिए था, ठीक है। अब ये केस सीन था इनसाइड द सिलेंडर। आउटसाइड सिलेंडर निकालो, खुद निकालो यार, इतने सारे केसेस पढ़। आउटसाइड टू द सिलेंडर। अब बच्चों थोड़ा सा केस डिफरेंस है। अब थोड़ा सा केस डिफरेंस है। क्या केस डिफरेंस है? सुनना बात किया क्या मैंने। अब मुझे क्या करना है? आउटसाइड टू द सिलेंडर, यानी कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो मैंने क्या किया उस पॉइंट के, अब मुझे इस पी पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने क्या किया? इस पी पॉइंट को पकड़ के वापस से गॉसियन सरफेस निकाल ली। सिलेंडर है तो सिलेंडर के लिए गॉसियन सरफेस सिलेंडर बनानी पड़ेगी, बना दी भैया, बात खत्म। और जो गॉसियन सरफेस बनाई है सिलेंडर, उसकी लेंथ है स्मॉल एल, उसकी रेडियस है स्मॉल आर। क्या दिक्कत है यार? कोई से रखे वही वापस से टोटल पासिंग नेट फ्लक्स 5 नेट इक्वल टू 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 इज इक्वल टू इनसाइड Q इक्वल टू एप्सिलॉन डॉट पाथ Q1 और Q1 और 5 2 0 हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स किसकी वजह से आएगा? सरफेस की वजह से, यानी कि यहाँ से निकलेगा ओनली, यहाँ से निकलेगा नेट फ्लक्स 5 3, ये 5 1 तेरा 0 हो गया, ये 5 2 तेरा वो भी 0 हो गया।
क्यों हुआ तुझे अच्छे से पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। थोड़ी सी अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। वापस से तूने क्या लिखा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई डी ए इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, वापस से तेरा ई कांस्टेंट था बाहर आ गया, कांस्टेंट है इस वाले सरफेस का, गॉसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया लिया तूने वो क्या लिया है, वाई आर एन खत्म। अब बात आती है अंदर की, अब बात आती है अंदर की, यानी कि अब बताओ क्यू इनसाइड क्या लिखो सर, वापस से करो, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू रो इनटू, बोले तो चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसका, अंदर वाले सिलेंडर, वॉल्यूम किसका, अंदर वाले सिलेंडर, क्योंकि अब ये जो गॉसियन सरफेस आपने एज्यूम की है, इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकल रहा है, अंदर वाले सिलेंडर, कहाँ से निकल रहा है, अंदर वाले सिलेंडर से। तो जो चार्ज आएगा वो भी किसका आएगा, अंदर वाले सिलेंडर का आएगा, और अंदर वाले सिलेंडर का चार्ज कैसे दिया जाएगा, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी आपको रो गिवन है, वॉल्यूम बताओ अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इनटू एल। सर पाई आर स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन एल लेंथ कहाँ से निकली बच्चों, जितनी मैंने गॉसियन सरफेस की, जितनी मैंने गॉसियन सरफेस की है उतनी ही इस अंदर वाले सिलेंडर की लेंथ भी लेनी है। जितनी लेंथ का मैंने ये गॉसियन सरफेस दिया है उतनी ही लेंथ का मुझे क्या लेना है, अंदर वाला सिलेंडर। अच्छा ज्यादा क्यों नहीं ले सकता, अरे भाई ज्यादा मुझे थोड़ी पता है, वो भी इधर ऊपर भी अनंत में जा रहा है और नीचे भी इनफाइनाइट में जा रहा है, मुझे क्या पता है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो मैंने कितनी, जितना मुझे जरूरत है, मुझे इतनी जरूरत थी मैंने इसकी लेंथ कितनी ली, अगर मुझे इतनी जरूरत होती तो मैं इसकी लेंथ कितनी ले लेता। तो इसकी गॉसियन सरफेस की लेंथ और अंदर वाले सिलेंडर की लेंथ दोनों क्या है, सेम है, एम छे सेम छे। ओके, इनसाइड द क्यूब, इनसाइड चार्ज की जगह क्या लिखोगे, रो पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल आर क्या है, अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पाई स्मॉल आर एल। स्मॉल आर क्या है, बाहर वाले सिलेंडर की लेंथ, एल से एल कट, एल से एल कट, पाई से पाई कट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या बच गया, ओनली रो पाई से पाई कट, ठीक है, एल से एल भी कट, यहाँ क्या बच गया, रो आर स्क्वायर, रो आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर क्या बच गया, 2r, इधर क्या बच गया, 2r। तो फाइनली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा आएगा, ऐसा कैसा आएगा, अच्छे से लिख लेते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर स्क्वायर अपॉन 2r एप्सिलॉन, कितना आएगा, रो आर स्क्वायर अपॉन 2r एप्सिलॉन, कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। तो जी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है, 1/r, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ रहा है, 1/r, और अंदर कैसा आ रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनसाइड तो कैसा आ रहा था, ऐसा, इनसाइड तो कैसा आ रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और आउटसाइड कैसा आ रहा है, ये इनसाइड या आउटसाइड, आउटसाइड कैसा आ रहा है, 1/r। अगर यहाँ पर ग्राफ बनाया जाए तो कैसा बनेगा, देख लेंगे। ग्राफ के लिए मुझे जगह देखनी पड़ेगी कैमरा में, बहुत बढ़िया, ये देखो, ये तेरी डिस्टेंस, ये तेरा इलेक्ट्रिक। सुन, पहले जब तू डिस्टेंस को बढ़ा रहा था, इनसाइड की बात करते, पहले तू डिस्टेंस को बढ़ा रहा था, जब तक तेरी यहाँ पे थी तेरा आर पॉइंट यहाँ था ना, आर, अब ये बढ़ा के तू यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो जैसे जैसे तू इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहा था, सॉरी डिस्टेंस बढ़ा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा, तो यहाँ जैसे ही आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी तो क्या किया, सिलेंडर की सरफेस पे आया। अब यहाँ से क्या खेल शुरू हो गया, यहाँ इस सरफेस के बाद क्या हो जाएगा, आउटसाइड स्टार्ट हो जाएगी, और आउटसाइड में कैसा है, रिवर्स टू, तो आउटसाइड में यानी कि ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी कि जैसे जैसे वो पॉइंट खिसकता चार्ज सिलेंडर के सरफेस पे आएगा, तो सरफेस के बाद में E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा, और सरफेस से पहले E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, खत्म, कॉपी करो।
तो बच्चे ये था नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। सेम सारी चीज हम कहाँ कॉपी करने वाले हैं, स्पेयर में। कहाँ कॉपी करने वाले हैं, स्पेयर में, ठीक है। तो वहां पर भी कॉपी करेंगे। इसको एक बार फिर से समझिए, एक बार डेरिवेशन को पढ़िए अच्छे से, वीडियो को देखिए, नहीं समझना तो फिर दोबारा देखिए, नहीं समझना तो फिर तीसरी बार देखिए, ऑटोमेटिकली आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अगर ये चीज समझ में आ गई तो स्पेयर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो तब तक के लिए आज की क्लास ये डिसमिस करते हैं। पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।